नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर एक बार लेकर फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात होगी कर्नाटक में सियासी घमासान की। जी हां, जहां सिद्धारमैया की कुर्सी इस वक्त हिल गई क्योंकि डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और पिछले काफी लंबे समय से ये सियासी हलचल जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और अब ये सियासी गतिविधियां जो हैं वो दिल्ली तक भी पहुंच चुकी हैं। कैसे पहुंची है दिल्ली, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है कोयला माफियाओं से जुड़ी हुई, जहां ईडी ने आज पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है और जो कोयला माफिया हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर जो चीजें जब्त की गई हैं, कैश से भरा हुआ पूरा बैग मिला है, नोटों से भरा हुआ, और साथ ही काफी मात्रा में सोने के गहने भी वहां से बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको वहां से, क्योंकि लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है सिनेमा प्रेमियों से जुड़ी हुई, जहां इस समय आपको बता दें कि इफ्फी का जो पूरा कार्यक्रम है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और आज कौन कौन से कार्यक्रम है वहां पर, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है और इसी हलचल का शोर अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दरअसल पिछले 2.5 सालों से लगातार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच तकरार की स्थिति बनी हुई है। और इन सब परिस्थितियों के बीच में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपने 10 समर्थक विधायकों के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपना दुखड़ा सुनाया उन्हें। कर्नाटक की सत्ता में बैठी कांग्रेस की अंतरकलह अब इस समय सभी के सामने आ चुकी है। करेंगे चर्चा इसको लेकर अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कर्नाटक में सियासी नाटक। पावर शेयरिंग पर कर्नाटक में ये पूरा घमासान इस समय मचा हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस में ये खलबली, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इस वक्त आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और कर्नाटक में ये सियासी नाटक लगातार जारी है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इस वक्त खींचतान बनी हुई है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, क्योंकि इससे पहले हम सभी को पता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात बनी थी और अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है डीके शिव कुमार ने अपने 10 समर्थक विधायकों के साथ में, और वहां जाकर के उन्होंने सीधे तौर पर ये विधायक वो थे जो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और वहां जाकर के उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुनाया और 2.5 साल सीएम बनाने के लिए दबाव भी बनाते हुए नजर आए हैं। कर्नाटक सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री बदलना है, लेकिन अगले 2.5 साल तक श्री डीके शिव कुमार सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन वहीं सिद्धारमैया की अगर हम बात करें तो वो कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इस अंतरकलह को कैसे सुलझाएगी, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो इस समय सत्ता में है और अगर यह अंतरकलह मुख्यमंत्री पद को लेकर अगर ऐसी ही चलती रही तो इसका सीधा असर वहां पर जो सरकार है उस पर पड़ता हुआ नजर आता है, उसके कामकाज पर पड़ता है। और कहते हैं कि आग लगने पर ही धुआं उठता है, लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री तो आग तो छोड़िए, चिंगारी होने से भी साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए आपसी खींचतान में जनता की अनदेखी का भी आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है, वो आपको सुनाते हैं। Political reasoning have to be attached to that. Each one of the MLA themselves have expressed that they have not gone for the political reasons. So they themselves have made statements. So why are you people thinking that it is for the political reason? There is absolutely nothing is happening in this state. Speculations, lot of speculations, and you guys in the media create speculations, more and more speculations. 6 महीने से हम देख रहे हैं, कभी सिद्धरामैया ग्रुप, कभी डीके शिव कुमार ग्रुप, ये तो उनका झगड़ा जो चल रहा है वो चलने दो, वो हमारा उसका कोई संबंध नहीं है। हमारा लक्ष्य है लोगों की भलाई। लोगों की भलाई के लिए हम पार्टी के लिए कुछ भी हमारे पार्टी से हम कुछ भी करते हैं,
और उनका झगड़ा उनके साथ है। हमको राज्य में इतना सब बाढ़ आ गया, बारिश ज़्यादा हुआ, लोग है ना बहुत तकलीफ में हैं, उनके बारे में उनका कोई चिंता नहीं है। गन्ना वगैरह जो उगाते हैं, फैक्ट्री का जो रेट्स है वहाँ पे 3,300 राज्य में सिद्धरामैया घोषणा करते हैं और यहाँ पे है ना जिले में 2,950। ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों के भलाई के बारे में इनका कोई चिंता नहीं है, बस आपस में झगड़ा चल रहा है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिर्फ ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। पर यह भी बात सच है कि जब चिंगारी होगी तभी तो धुआं उठेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थितियां अब बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कई सारे बयान भी हम पिछले 2.5 साल में सुन चुके हैं और 2.5 साल का सीएम के ये रोटेशन सीएम को लेकर ये बात बनी थी, ये हम सभी जानते हैं। और अब 2.5 साल कर्नाटक कांग्रेस के पूरे भी हो रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर दबाव कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार बनाते हुए इस समय कांग्रेस पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक और बात नजर आती है कि क्या हुआ तेरा वादा। जी हां, सिद्धारमैया ने मई 2023 में सीएम पद की शपथ ली थी और जनादेश के बाद यह फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोनों के नाम को लेकर के ये फॉर्मूला तय किया गया था, यानी कि सिद्धारमैया 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद में डीके शिव कुमार 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब ये फॉर्मूला तय हो चुका है और अब 2.5 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो डीके शिव कुमार अब अपना वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस पहुंच चुके हैं। कांग्रेस जो दिल्ली में दफ्तर है वहां पर वो पहुंचे अपने 10 विधायकों के साथ में। और ऐसे में सिद्धारमैया अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं उनकी, और शिव कुमार पर आखिर क्या बात हुई है इस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब डीके शिव कुमार सीएम पद पर बैठने के लिए बेकरार हैं और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को राजी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बेंगलुरु से ज्योति दफेदार इस वक्त में जुड़ रही हैं और साथ ही नई दिल्ली से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार आलोक, आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली में हुई इस मीटिंग को पार्टी बिजनेस मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन क्या सच में ये मीटिंग केवल औपचारिक थी या वाकई सत्ता हस्तांतरण पर पर्दे के पीछे हुई चर्चा थी? देखिए, अगर सीधा रवैया की हम बात करें, सीधा रवैया के साथ जो गृह मंत्री वहाँ के हैं जी परमेश्वर, वो खड़े हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि एक मजबूत गढ़ा जो है वो सीधा रवैया के समर्थन में है। लेकिन जो 10 विधायक यहाँ पर आए हैं, कल दोपहर में यहाँ पर वो पहुंचे हैं। हालांकि कहा जा रहा है ये बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन बात जब अंदर खाने की अगर हम करें तो बात यही है कि आज 2.5 साल पूरा हो रहा है। जब कर्नाटक में 2023 में सरकार बनी थी तो आज पूरे 2.5 साल हो रहे हैं। और पावर शेयरिंग की बात कही गई थी, उस समय भी डीके शिव कुमार नहीं मान रहे थे। वो मुख्यमंत्री पद उनका कहना था कि उनके बदौलत ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन उस समय आलाकमान ने किसी तरीके से उन्हें मनाया था और अंदर खाने में यह बात की गई थी कि 2.5 साल का टर्म दिया जाएगा और 2.5 साल के बाद हम डीके शिव कुमार को हम लोग सीएम बनाएंगे। लेकिन लिखित तौर पर या आधिकारिक रूप से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। इसको लेकर के अब जो असंतोष है, खासकर डीके शिव कुमार का जो गुट है, उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। आपको एक याद होगा कि इकबाल हुसैन उनके विधायक हैं जी, जो डीके शिव कुमार के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने जुलाई में एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे 100 विधायक यानी 100 विधायक हैं जो डीके शिव कुमार के साथ है। डीके शिव कुमार वो कलिंगा समुदाय से आते हैं जो कर्नाटक की राजनीति में गहरी पकड़ रखता है और उनके विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो अब देखना है कि ये जो कर्नाटक की स्थिति कर्नाटक वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस की, तो इससे कैसे उभरते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग 2-3 मीटिंग्स की हैं। जो संतुष्ट विधायक गए हैं, जो डीके शिव कुमार के समर्थक है, गए हैं। अलग अलग भी उन्होंने पर्सनली मुलाकात की है। लेकिन अब देखना है कि क्या डीके शिव कुमार फिर एक बार मानते हैं या आलाकमान अगर उनको बनाने में सफल होता है या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। ज्योति भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है बेंगलुरु से। ज्योति, अगर हम देखें तो एक तरफ डीके शिव कुमार जो 2.5 साल के रोटेशन फॉर्मूले की जिद पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया पूरे कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी इस खींचतान का सीधा असर सरकार की स्थिरता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सरकार की ये 2.5 साल एग्रीमेंट कल से बहुत हलचल मचा रहा है। डीके शिव कुमार की जो भाई है डीके सुरेश, बमूल प्रेसिडेंट, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिए थे कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उनसे वादे से मुकरते नहीं है, ही विल कीप हिज प्रॉमिसेस। जब से डीके सुरेश जी ने ऐसे बयान दिया है, क्योंकि कल ही 2.5 साल कंप्लीट हुआ है कर्नाटक सरकार की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट के पीछे हजारों अर्थ भी है, अर्थ भी छुपा है। आज हमने डीके सुरेश जी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ है हाईकमांड के पास है, हाईकमांड के हाथ में है।
जैसे आपने कहा कल भी डीके शिव कुमार जी की सपोर्टर्स जो थे वो जी। दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली परेड कर रहे हैं। कल वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल चुके हैं। आज एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु आने वाले हैं। तो ये यहाँ पे दो कैंप तो बिल्कुल नजर आ रहा है। एक कैंप है सिद्धरामैया की कैंप है और एक दूसरी कैंप है कि डीके शिव कुमार की कैंप है। तो पहले ही लिखित रूप में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दो चार दीवारों के बीच में हुआ है ना, वो तो 2.5 साल पावर शेयरिंग का तो हुआ है। ये तो बात कर्नाटका पॉलिटिक्स में बहुत हलचल मचा रही है। तो अभी डीके शिव कुमार, आज हमने उनको भी ट्राई किए उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन जी। उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये तो चामराजनगर में गए थे कल सिद्धरामैया, वहां पे भी उन्होंने वो ही स्टेटमेंट दोहराया कि 5 साल तक मैं ही सीएम बन के रहूंगा। तो यहाँ पे दो फिक्शन है। एक बार सिद्धरामैया कहते हैं कि जो शासक का मतलब विधायक कितने लोग हैं, वो बहुत विधायक मेरे साथ में है। लेकिन यहाँ पे पावर शो करने के लिए कल डीके शिव कुमार जी की जो सपोर्टर्स थे, 10 से 12 सपोर्टर्स, एमएलए और मिनिस्टर्स, हालांकि वो कहते हैं कि हम बिजनेस मीटिंग में आए थे, लेकिन वहां पे डीके शिव कुमार की तरफ से बात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साथ, मतलब हाईकमांड को अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आपने कहा था कि 2.5 इयर्स मतलब 2.5 साल होने के बाद पावर शेयरिंग का कोई कुछ आपने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पे अभी खड़े उतरना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस जैसा सत्ता में आया है 2023 में, इसमें डीके शिव कुमार की योगदान बहुत है। तो जी। इसलिए उनका जो कैंप का विधायक है अभी दिल्ली परेड कर रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, उनके साथ भी बातचीत होने वाली है। जी। एक तरफ सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लग रहा है। मतलब 2.5 साल में कुछ भी नहीं किया है, ऐसे बीजेपी का लीडर्स आरोप कर रहे हैं। ठीक है। वहां पे यहीं पे उनका पावर शेयरिंग का जो हल्ला भी बहुत साउंड कर रहा है। ठीक है ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आलोक, अगर आपसे एक सवाल और हम लेना चाहेंगे कि सीधे तौर पर जैसा कि ज्योति ने भी बताया और आपने भी बताया कि डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है और इसीलिए 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर, रोटेशन मुख्यमंत्री को लेकर ये फॉर्मूला तय किया गया था। लेकिन अगर सिद्धारमैया अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो आगे कांग्रेस फिर किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों से निपटारा करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ऐसे में। देखिए, अगर अदर स्टेट्स की हम बात करें, खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेगलेक्ट किया था कांग्रेस हाईकमान ने, उसका प्रतिफल आपने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से बिखरी मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में उनकी हार हुई, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर बिहार में इतनी करारी हार हुई। और ऐसे समय में जब कांग्रेस में बिल्कुल निराशा व्याप्त है, खासकर कार्यकर्ताओं में, और ये जो घटना हो रही है, डीके शिव कुमार एक बहुत बड़े नेता हैं और कहा जा रहा है कि पावर में जब कर्नाटक में जब कांग्रेस पावर में आई थी तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक तो फंड रेजर भी हैं और दूसरा सांगठनिक रूप से भी काफी मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन आलाकमान ने तो पिछली बार मना लिया था, लेकिन इस बार अगर हम कर्नाटक की मीडिया की बात करें या नेशनल मीडिया की बात करें तो इस विद्रोह को नवंबर क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यानी नवंबर क्रांति जो रसिया में हुई थी इसको इंगित किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे देर शाम बेंगलुरु पहुंचेंगे तो वहां पर वो स्टेट के और लीडर से बात करेंगे और विधायकों से बात करेंगे, एमएलसी से बात करेंगे और मंत्रियों से बात करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय जो होगा उसके बाद फिर दिल्ली में निर्णय होगा। और दिल्ली में जब सोनिया गांधी होंगे, राहुल गांधी होंगे, उनके साथ बैठकर क्या निर्णय ले पाती है आलाकमान जो कांग्रेस की है, वो देखने वाली बात होगी। एक इंटरेस्टिंग आपको मैं सुनाऊं कि जब ये 16 बजट पेश कर चुके हैं सिद्धारमैया और कि ये कह रहे हैं कि अगले साल हम 17वां बजट भी पेश करेंगे, हम 17वां बजट भी पेश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब पहली बार वित्त मंत्री बना था तो मुझे कहा गया था कि ये 100 भेड़े भी नहीं गिन सकता है, लेकिन मैंने दिखा दिया 16 बजट पेश करके और 17वां बजट भी पेश करूंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग मामला है, देखना है कि कांग्रेस आलाकमान इसे कैसे निपटती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अगली खबर ईडी की छापेमारी से जुड़ी हुई है। अवैध कोयला खनन और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय आज पश्चिम बंगाल में एक बड़ी छापेमारी का अभियान चलाया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की जा रही इस कार्रवाई में पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि ऑपरेशन कोयला चोरी, तस्करी और अवैध ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े बड़े मामलों से जुड़ा हुआ है।
जिनके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब ईडी ने आज सुबह जब कई जगह पर ये छापे मारे तो जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। नोटों से भरे हुए बैग और बड़ी मात्रा में सोने के गहने भी आज ईडी की टीम ने बरामद किए हैं। और क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कोयला माफिया पर ईडी का ये एक्शन। तो पश्चिम बंगाल में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और ये जो एक्शन लिया गया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं हावड़ा की, जहां पर ईडी की टीम आज सुबह 6 बजे पहुंचती है और छापेमारी करती हुई नजर आती है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की। हालांकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये 2 जगह नहीं बल्कि कुल 24 जगहों पर ईडी की टीम आज सुबह 6 बजे पहुंची और छापेमारी करती हुई नजर आई। और एक जगह से भारी मात्रा में नोटों से भरा हुआ बैग भी सामने आया और इसके साथ ही काफी मात्रा में आज गोल्ड यानी कि कैश भी बरामद हुआ है। तो कोयला माफियाओं पर ईडी का ये एक्शन लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर ये छापा मारा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आज सुबह से ही ईडी ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापा मारा है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया और क्या कुछ बरामद किया गया है ईडी की तरफ से? देखिए कृतिका, जो मैं सुबह बोल रहा था, 18 जगह पे पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा की 1-2 जगह पे कोलकाता, ये सारे जगह पे ईडी का ये जारी है, अभी तक जारी है जी। और ये जो जितने सारे जगह पर ये छापेमारी जारी है, ये सारे जो कोयला का ट्रेडर्स है, जो बिजनेस पर्सन है, जिनके जरिए ये कोयला का जो नेटवर्किंग है ये पूरे देश में फैलाया जाता था, उनके जो प्रेमाइसेस है, उनके जो ऑफिस है, ये सब जगह पे ये छापेमारी चलाया जा रहा है अभी तक जी। तो इनका जो मकसद है, जहां तक हमें पता चल रहा है कि पता करना कि किस जरिए और किस कारण से ये जो अवैध कोयला पचार है या तस्करी है, ये कोयला और इसके पीछे राजनीति क्या है, इसके पीछे पैसा किसका लगता था और कौन सी कोयला खदान से ये कोयला निकाला जाता था जी और इसमें अवैध कोयला खदान कितना है और ठीक है या बीसीसीएल का कोयला खदान कितना है, इसमें सरकारी अफसर कितना लगे हुए हैं, जी प्रसन्नजीत। इसमें बाकी लोग कितना लगे हुए हैं, इसमें पैसा कितना और किसका लगा हुआ है, ये सारे जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज निकालने के लिए ये जो ईडी का छापेमारी है ये जारी है और अभी भी जारी है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात गोवा की, जहां 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शानदार धमाकेदार आगाज बीते कल हो चुका है। और इस फेस्टिवल का शुभारंभ शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें कई राज्यों की झांकियां भी शामिल हुई। आपको बता दें कि ये फेस्टिवल 28 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें 81 देशों की 240 से भी ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। 56वें इफ्फी में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे लोगों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला भी सुबह से जारी है। इफ्फी का आज दूसरा दिन रचनात्मकता, संवाद और सीख से भरपूर है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं गोवा में इफ्फी का शानदार आगाज। तो जी हां, इफ्फी का शानदार आगाज बीते कल हो चुका है। शानदार परेड के साथ ये शुभारंभ हुआ है। 28 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। कई राज्यों की झांकियों ने इसमें शिरकत करती हुई नजर आई हैं और इसके साथ ही कई राज्यों की झांकियां ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि कई सारे देश भी इस फिल्म में शिरकत कर रहे हैं। करीब 81 देश इसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां 240 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया जाएगा, उनका प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है और 28 नवंबर तक, बीते कल ये शुरू हुआ है और 28 नवंबर तक ये महोत्सव चलेगा और दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों का जमावड़ा इस समय वहां पर लगा हुआ है। और इसी पर आपको बता दें कि 56वें इफ्फी में उत्साह जो है वो भी चरम पर इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं
उनमें काफी ज्यादा उत्साह है, एक्साइटमेंट इस वक्त नजर आ रही है। खासतौर पर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का भी उद्घाटन आज किया गया। रचनात्मकता, संवाद और सीख से भरपूर है इफ्फी का ये पूरा आयोजन। और आज की अगर हम बात करें तो आज खास है मास्टर क्लास का ये सत्र जिसका उद्घाटन हुआ। साथ ही युवा क्रिएटर्स को भी वैश्विक पहुंच कहीं ना कहीं मिलेगी, तमाम लोगों से वो मुलाकात कर सकेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। राजदूतों के लिए भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। एक दूसरे से सहयोग को लेकर भी इस राउंड टेबल में चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इफ्फी का जो खास महत्व है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑरेंज इकोनॉमी को सीधे तौर पर ये बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर पर सीधे तौर पर फोकस है इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से भी, और जिसमें कला, एंटरटेनमेंट में भारत की जो झलक है वो लगातार बढ़ रही है। भारत हर एक क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। युवा फिल्म मेकर और क्रिएटर्स का ये पूरा समागम है। लोग बाग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे से सीखने की कोशिश होगी। ग्लोबल हब के तौर पर भी भारत को मजबूती मिलती हुई इस इफ्फी के जरिए नजर आती है। साथ ही फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए भी वेव्स भी काफी खास है, क्योंकि वेव्स से रचनात्मकता और संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है, अब से कुछ ही देर में श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। लेकिन इफ्फी का जो खास महत्व है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं, और आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होने वाले हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आज हो चुके हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। क्योंकि बीते कल इसका आगाज हो चुका है और शानदार परेड के साथ इफ्फी का ये शानदार आगाज हुआ, और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हो वो काफी एक्साइटेड है इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब इस कार्यक्रम का आगाज किया गया तो काफी उम्मीदें हैं इस पूरे कार्यक्रम से, और खासतौर पर जो युवा क्रिएटर्स हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी जब तमाम बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे तो उनसे सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही अपने क्षेत्र में किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बहुत बेहद ही खास ये कार्यक्रम है जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी है। और इसके साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मास्टर क्लास सत्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया, और ये मास्टर क्लास की भी कई सारी खासियत है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर युवाओं को इसमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और खुद एंटरटेनमेंट जगत की अगर हम देखें तो भारत लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसकी खास बात यह भी है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 81 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 240 से ज्यादा फिल्में हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाएंगी, प्रदर्शित की जाएंगी, और उन कौन कौन सी वो फिल्में हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही बेहद ही खास एक कार्यक्रम जिसका आगाज बीते कल हो चुका है, और बेहतरीन परेड के साथ इसका आगाज हुआ। कई राज्यों की जो झांकियां हैं, जो झलकियां हैं, वो भी इस परेड में हमें देखने को मिली हैं। तो बीते कल आगाज होने के बाद आज का दिन की अगर हम बात करें तो काफी खास और महत्वपूर्ण दिन आज का, और आज के बाद में अब 28 तारीख तक ये पूरा इफ्फी का जो आयोजन है वो चलने वाला है। यानी कि सिनेमा जगत के जो प्रेमी हैं उनका पूरा जमावड़ा यहाँ लगने वाला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्यामा, आज का दिन कितना खास और कौन कौन से कार्यक्रम इवेंट अभी तक हो चुके हैं और आगे कौन कौन से आज होने वाले हैं? श्यामा जी देखिए, सबसे पहले तो आज हमने आपको सुबह में बताया था कि क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का जो 5वां एडिशन है, 5वां सत्र है, उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज सुबह उसका प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमने जो 48 घंटे का फिल्म मेकिंग चैलेंज है वो शुरू हो गया, और टाइमर के साथ ही जो सारे टीम्स हैं, टीम रेड, टीम ब्लू, टीम बीच और अन्य कई टीम्स, वो अपने कामों में तुरंत से लग गए हैं, क्योंकि उन्हें 48 घंटे के बाद में एक पूरी प्रक्रिया समाप्त करते हुए एक फिल्म डिलीवर करनी है। इसके अलावा हमने देखा कि मास्टर क्लासेस भी आज से शुरू हो गए हैं, और लगातार जो 28 तारीख तक है 21 मास्टर क्लासेस होने वाले हैं, वेरियस सेशंस होने वाले हैं, तो उसका भी आगाज आज से हो चुका है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि विभिन्न देशों के साथ में हम को प्रोडक्शन ट्रीटीज साइन कर रहे हैं, को प्रोडक्शन के नए नए एवेन्यूज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसी के तहत एक एम्बेसडर्स राउंड टेबल भी किया गया, जहां पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल थे, और कई अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, गुआना, क्यूबा, नेपाल, ये सब शामिल थे। और इन्होंने सभी ने आके एक साथ ये बात की, ये चर्चा की कि किस तरीके से स्किलिंग, ऑडियो विजुअल, वीएफएक्स, इन सभी में एक नया आयाम ढूंढा जा सकता है। ये तो भाई रही बात मीटिंग्स की और इन सब बातों की। अब आते हैं हम फिल्मों की तरफ।
9 बजे से शुरू हो चुके हैं बहुत सारे स्क्रीनिंग्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज रेड कार्पेट भी होगा, गाला प्रीमियर भी होगा, और गाला प्रीमियर होगा फैमिली मैन 3 का, और इसके सारे ही जो कास्ट एंड क्रू होंगे वो आएंगे और गाला प्रीमियर होगा। इसके अलावा हम इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, पैनोरामा, वर्ल्ड सिनेमा, इन सभी जो कैटेगरीज हैं इनमें कई सारे विभिन्न मूवीज देखने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत सारी होंगी। मराठी मूवी एक असंभव, इसका भी एक रेड कार्पेट होने वाला है, गाला प्रीमियर होने वाला है, और इसी के तहत हम समझ सकते हैं कि कई अन्य जो लैंग्वेजेस हैं पूरे देश के या पूरे इवन विश्व के, वो सभी एक जगह यहाँ पर आके एक तरीके से गोवा है वो विश्व का धड़कता हुआ सिनेमा का एक केंद्र बन रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।